जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमारे क्लब यूसेट रैलीज क्लब का एक नया इनिशिएटिव है, नो योर सीनियर प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग अपने सीनियर्स को, जो लोग ने कुछ अच्छा उखाड़ रखा है या जो बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं किसी किसी फील्ड में, उन लोगों को इनवाइट करके उन लोगों से उनकी स्ट्रैटेजी, उनका माइंडसेट जानने का एक इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसके तहत हम लोग अलग अलग फील्ड के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टॉपर्स या किसी अच्छे अच्छे जगह में प्लेस्ड सीनियर्स को बुला रहे होंगे, और हर कुछ दिन बाद उन लोगों की एक्सपीरियंस, उन लोगों का स्ट्रैटेजी, उन लोगों का प्लान जान रहे होंगे, ताकि हम लोग को उससे कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो मैं आदित्य राज आज आप लोग का होस्ट रहने वाला हूँ, और आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो भी बहुत बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उनका वो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सीनियर हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो जल्दी से मैं उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ उनको इनवाइट करने से पहले। उनका नाम है श्रेया सिंह। वो अभी प्रेजेंटली यूसेट की 8th सेमेस्टर की अंडर ग्रेजुएट हैं, जो बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाएंगी। उन्होंने बहुत कम समय में इसी साल एज अ फ्रेशर ना सिर्फ कैट एग्ज़ाम को निकाला, बल्कि उनका आईआईएम वाइजैक में एडमिशन भी हो चुका है, जो कि एज अ फ्रेशर होना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या स्ट्रैटेजी था, क्या प्लानिंग था, और ढेर सारी अच्छी सी उनसे इंसाइट लेंगे। तो उनको पहले ज्वाइन करवाते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। ढेर सारी बधाई फॉर अचीविंग थैंक सच थैंक यू सो अमेजिंग फीट। मच। थैंक यू सो मच। तो कुछ स्टार्ट करने से पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। तुम लोग सब ऑलमोस्ट सब कोई मतलब इतना सारा अच्छे से सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो मेरे को, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने तो बड़ा गजब का कमाल किया है, मतलब आईआईएम वाइजैक, वो भी यूसेट से, वो भी फ्रेशर होके। तो ये पूरे नहीं सेशन नहीं, को हम ऐसा लोग कोई ना बहुत कमाल नहीं है। बहुत ही पूरे सेशन को नॉन फॉर्मल सा, लाइट सा सेशन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप खुल के एकदम अच्छे से आंसर कर सकते हो, आपको जो मन में आए बोल सकते हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सब लोग मैम को कॉन्ग्रेचुलेट कर दो यार मैसेज में। मैम ने कमाल ही फोड़ा है एकदम। जल्दी से सब, थैंक सारे यू। लोग जल्दी से हर्ट दो, नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज करो। थैंक यू अभिराज, अविनाश। थैंक यू। ओके, सो मैम पहले तो सबसे पहले शुरू ये बोल के करते हैं कि आप, मेरा जैसा परसेप्शन था, आप हमको हर जगह दिखते थे, हर एक्स्ट्रा करिकुलर में दिखते थे, यूथ फेस्ट में दिखते थे। हम तो मतलब कभी सोचे नहीं थे कि आप इतने पढ़ाकू टाइप के हैं। तो आप सच में थे क्या पढ़ाकू? ये 10-12 में आपका क्या बैकग्राउंड था? देखो, पढ़ाकू सब समझता है हमको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मतलब पता नहीं कैसे 10th में आई वाज फ्रॉम आईसीएसई, मतलब 10th 12th दोनों ही। 10th में माय परसेंटेज वाज 95.4 और 12th में 90% था, 89.88। और फिर बाकी तो ग्रेजुएशन तुम लोग जानते ही हो। और अभी कैट परसेंटाइल वाज 97.4। और बाकी सब होता चला गया। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। मतलब द पॉइंट इज कि द मोर यू विल गेट इन्वॉल्व इन वेरियस डिफरेंट थिंग्स, तो तुम ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को मैनेज कर पाओ। आई फील दैट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ोगे पढ़ोगे तो ही अच्छा हो सकता है। वाह, हर जगह आपका 90 प्लस है, 10 से ही, और आप बोल रहे हो कि सब समझता था। बढ़िया है। अच्छा, और एक बोलते हैं कि इंजीनियर्स को उनका जीपीए नहीं पूछना चाहिए, मगर हम तो पूछेंगे। आपका बीटेक में कैसा रहता था सीजीपीए हर सेमेस्टर सब में? फर्स्ट सेमेस्टर तो अच्छा था यार। सेकंड थर्ड में इट वाज समथिंग अराउंड 7.7 7.8। फिर सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा नहीं था, उसमें मेरे को बैक भी लगा है। तो हमको भी बैक लगा है। आई डिड नॉट गिव वन एग्जाम, मैथ्स वाला उस दिन। मतलब बीआईटी सिंदरी में स्विच करने के चक्कर में आई मिस द एग्जाम ऑल्सो। और एक और फिजिक्स के पेपर में भी बैक लगा है। तो उस सेमेस्टर में शायद ओवरऑल जीपीए वाज 6 पॉइंट समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट 6 पॉइंट समथिंग। थर्ड और फोर्थ में 7.7 था।
और फिफ्थ में 9.43 था। वाह, मतलब ये बैक लगने वालों को भी आईआईएम हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा एकदम मैसेज जा रहा है बिल्कुल इस। बिल्कुल। वाह। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम, मतलब देखो एक ड्रॉबैक हो जाता है बस कि द प्रोसेस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, कि तुम्हारा सिलेक्शन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड इफ कंसिस्टेंटली परसेंटेजेस लो है तुम्हारे 10th 12th और ग्रेजुएशन में, बट ओवरऑल इट इज अबाउट द कैट स्कोर एंड द पीआई, मतलब इंटरव्यू, एंड मोर अबाउट द पीआई। क्योंकि हम क्या, मतलब व्हाट माय थिंकिंग वाज कि even when I got the result on 2nd January, I did not disclose it to anyone, क्योंकि रीजन यही था कि कैट एग्जाम का परसेंटाइल इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है अभी प्रेजेंट सीन में भी। जो हमारे बहुत सारे मेरे साथ जिन्होंने कैट दिया, तो बहुत सारे ऐसे बंदे जिन्होंने 98 99 स्कोर किया है, एंड ड्यू टू बैड पीआई और समथिंग रॉन्ग अबाउट देयर एकेडमिक्स ये सब, तो उनका आईएम वाइजैक या किसी न्यू आईआईएम में भी नहीं हुआ है गेटिंग आफ्टर गेटिंग 98 या 99% आई। तो ये पीआई और तुम्हारा एकेडमिक्स मैटर करता है, बट मतलब आफ्टर ऑल जो भी एंड में मैटर करता है इज योर डेडिकेशन इन पीआई एंड एज वेल एज कैट। हाँ, पीआई के बारे में तो हम आने ही वाले थे, मगर आप पहले ही बता हम्म। दिए। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे इंजीनियरिंग करके सबसे पहले तो लोगों के मन में कुछ आए ना आए कंफ्यूजन जरूर रहता है कि अब बीटेक के बाद कैट करें, गेट करें, यूपीएससी करें या कोडिंग करके प्लेसमेंट लें। इससे आप एमबीए ही करना है, ये क्लियर कैसे हुआ आपको? देखो तुम जैसा तुम्हारा भी सोच है, ठीक एग्जैक्टली एक साल पहले, आज 16th जून है ना, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग समवॉट अराउंड 28 29 जून, मतलब उससे पहले थोड़ा सा सोच रहे थे इसके बारे में। 28 29 जून से मतलब सीरियसली थोड़ा 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 करके प्रिपेयर करने, तो 16th जून तक 2020 आई वॉज ऑल्सो, मतलब लॉट ऑफ कंफ्यूजन था बहुत सारा, कि गेट करना है या कैट करना है या प्लेसमेंट लेना है। बट देन मतलब स्कूल भी हमारा ऐसा था, मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम यूसेट, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे टाइम तक हमको ऐसा कुछ इन्फ्लुएंशियल दिखा नहीं वहां पे, ठीक है। और प्लस हम उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर हो नहीं पाए किसी से, तो हमको वहां से ऐसा कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा था कि आई कैन अचीव व्हाट आई वांट। क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन 10th एंड 12th, तो हमारा जो स्कूल का माहौल था दैट वाज वेरी एम्बिशियस, मतलब जनरली पीपल थिंक कि नहीं चलो इंजीनियरिंग कर ली है, अब कोई बढ़िया सा प्लेसमेंट ले लेना है एंड दैट्स इट। बट आई हैड अ डिफरेंट ड्रीम ऑफ, मतलब pursuing something in this business field along with my engineering of course। तो ये सारा चीज जो कंफ्यूजन था अबाउट गेट एंड गेटिंग अ जॉब आफ्टर बीटेक, तो वो सारा चीज मेरा उसी समय क्लियर हो गया कि नहीं यार, ये 2 2.5 3 4 लाख के जॉब से अभी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। या तो वो मेरा मोरल कुछ ज्यादा ही गिरा देगा, या तो फिर हम यूज टू हो जाएंगे इसी इसी मतलब सही रैट बात। रेस में, हम्म। कॉर्पोरेट रैट रेस में। सो आई डिसाइडेड कि चलो एक रिस्क ले लिया जाए। मतलब आई वॉज नॉट वेरी श्योर देन ऑल्सो, कि जब हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी तभी भी आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि नहीं यही करना है और इसमें हो ही जाना है। बट देन वॉट आई मेंटेन्ड वॉज कंसिस्टेंसी, मतलब जितना भी हमको डाउट्स था, जितना भी ट्रॉमास था, डायलेमास था कि होगा नहीं होगा, और सेम चीज तो जो तुम अभी बोल रहे हो कि यूसेट से करना, तो वही चीज मेरे दिमाग में बार बार आता था कि यार हम तो यूसेट में पढ़ते हैं, पता नहीं क्या हो पाएगा, मतलब एनी गाइडेंस आए, क्योंकि सेल्फ प्रिपरेटरी था मेरा, तो आई वॉज नॉट विलिंग टू ज्वाइन एनी कोचिंग ऑल्सो। सो यही सब चलता गया, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन की एंड फाइनली आई गॉट दिस। तो आपने कहीं कोचिंग नहीं लिया? नहीं, कोचिंग नहीं लिया था। वो मॉक टेस्ट लिया था, जो मतलब लास्ट के 2 मंथ्स में हम मॉक्स दिए थे बहुत सारे, तो वो टाइम और करियर लॉन्चर का मतलब मॉक टेस्ट सीरीज खरीदा था बस, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आपने कब, मतलब किस पॉइंट पे ये मन बना लिया था कि कैट ही करना है? और कैट ही क्यों करना था? मतलब गेट और यूपीएससी ये सब क्यों नहीं करना था, अगर कुछ हायर करना था तो? देखो गेट का तो शुरू से ही, मतलब आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड कि हमको बहुत ज्यादा रिसर्च में जाना है, प्लस किसी मतलब ऐसे पीएसयूज में भी जाने का कुछ खास मन नहीं था। क्योंकि आज एक एग्जाम्पल देते हैं हम तुमको,
कि आई हैड अप्लाइड फॉर लोन, दिस लोन, एजुकेशन लोन इन 2 बैंक्स, स्टेट बैंक और HDFC। ठीक है, HDFC वाले जो लोग हैं वो मेरे घर आके लोन सैंक्शन करके अप्रूव करके वो क्रेडिट भी हो चुका है, एंड दिस SBI हैज नॉट इवन प्रोसेस्ड इट। ठीक है, तो ये जो PSU और ये वाला चक्कर था ना, ये हमको पता है कि जो भी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल होता है किसी में वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि देन द पर्सन बिकम्स वेरी श्योर कि अरे यार मेरे पास PSU की जॉब है, सैलरी तो आनी है, अब क्या ही मेहनत करें। तो आई डिड नॉट वांट टू बेंड माई सेल्फ टुवर्ड्स दैट। और वो जो एक नॉर्मल लाइफ लीड करना होता है कि चलो ठीक है पैसे आ रहे हैं, इतने साल बाद शादी कर लेनी है, इतने साल बाद ये कर लेना है, तो वो नहीं चाहिए था मेरे को। तो फिर गेट का तो मेरा शुरू से ही उतना ज्यादा बहुत सीरियस नहीं थे हम गेट के लिए। देन अबाउट द जॉब, तो जॉब का जब सीन्स देखा, शुरू शुरू में जब बीटेक लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया था, तब तो लगा था कि अरे यार 10 लाख का तो जॉब लगना ही लगना है, पहले से कोडिंग बैकग्राउंड भी है, तो चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट देन व्हेन द रियलिटी स्ट्राइक्ड कि 3 लाख के भी जॉब लगने में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी सारी प्रोसीजर्स हैं, तो फिर मेरा मन उठ गया वहां से कि यार इतना मेहनत करके हम 20,000 रुपया महीना कमाएंगे। Okay, it is fine कि that is my initial pay, that is my initial income, and no doubt upon that. But then what your ambitions are and what the salary is was not on the same plane. तो फिर इसीलिए फिर वो भी धीरे धीरे हटता चला गया। देन आई सर्च फॉर इट कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कैट का ही आया, ठीक है, एंड देन इट वाज यूपीएससी। तो यूपीएससी वाला अभी मेरे मतलब उतना ज्यादा भी डेडिकेशन नहीं था उसके लिए कि हम उतना टाइम उसको डिवोट कर सके, ना उतना टाइम था, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी जून एंड आई वाज ग्रेजुएटिंग द नेक्स्ट ईयर। यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स पहले ही हो जाना था, तो फिर उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर डायरेक्टली आई वेंट ऑन टू कैट। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विथ अ लॉट ऑफ डायलेमा। मतलब अभी भी हमको ये लगता है, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी टू, कि इतने सारे डाउट्स के साथ भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। तो दैट इज समथिंग गॉड्स ग्रेस कि वो नहीं छोड़ा मैंने, बट इट वाज गुड। द प्रिपरेशन, द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मतलब सिर्फ नॉलेज ही नहीं, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना सिखा देता है। किस पॉइंट से आप शुरू किए कैट प्रिपरेशन, मतलब कब तो जाके? हम शुरू किए थे जून एंड में, ठीक है, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून, लास्ट मतलब वीक ऑफ अभी भी जून से जून शुरू ही किए चल थे। रहा है तो अभी आइडियल हाँ हाँ, टाइम है। अभी भी जिसको शुरू करना है वो शुरू कर सकता है। तो अभी शुरू किए थे, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून, दैट इज, मतलब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट 28-29 मेरे दिमाग में रहता है, बट हो सकता है उससे 1-2 दिन पहले के होंगे। तो फर्स्ट वीक तो लगता नहीं था कि कभी हम इसमें कुछ भी कर पाएंगे। फर्स्ट वीक लगता था क्या हम ले लिए, पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। और फिर सबसे बड़ा बैगेज क्या है ना, कि व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली गेटिंग गुड मार्क्स इन योर 10th 12th, तो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फैमिली का भी, लोगों का भी, कि यार ये तो कुछ कर ही लेगी, ये तो कुछ कर ही लेगी। तो वो प्रेशर और ये सारा चीज, वो लग रहा था कि पता नहीं अब कुछ होगा कि नहीं। तो स्टिल आई कंटिन्यूड, आई केप्ट ऑन गोइंग कि चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब ऐसे भी कुछ नहीं होना। हाँ, अब आ रही है, बीच में 2 सेकंड के लिए बफर हुआ है। तो वही, कभी कंसिस्टेंसी नहीं टूटी बस, और वो करते गए। फर्स्ट वीक से सेकंड वीक आए, सेकंड वीक से थर्ड वीक आए, थोड़ा थोड़ा लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ। और फिर धीरे, मतलब ऐसा, और मॉक्स में भी आखिर आखिर तक आई वॉज गेटिंग 85 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, ऐसे। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मॉक्स में हमको सीधा 90 परसेंटाइल कभी भी आया, ठीक है। मतलब लास्ट के एक आध मॉक्स में हमको 93-94 तक आया था, बट नेवर अबव 95। और शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं आया था, तो उससे और थोड़ा सा डाउटफुल थे कि वेदर आई विल बी एबल टू गेट इन और नॉट। बट अल्टीमेटली फिर 2 जनवरी को रिलैक्सेशन हुआ फाइनली। हाँ। और ये कैट का जल्दी से आप क्विक एग्जाम पैटर्न बता सकते हैं क्या, कि कितने मार्क्स का होता है, कट ऑफ क्या रहता है? देखो, जनरली इट इज अबाउट 30 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर ड्यू टू दिस पैंडेमिक सीन, वो जनरली 2 स्लॉट्स में होता है एक दिन में, लेकिन लास्ट ईयर 3 स्लॉट्स में हुआ था, 2-2 घंटे का, ठीक है। तो 20
and 23. मतलब depends upon the number of questions, may vary from section to section. 3 sections होते हैं. एक QA का section होता है, that is quantitative analysis, जिसमें complete maths रहता है 9th और 10th का. फिर एक LRDI का section होता है, that is logical reasoning and data interpretation. ठीक है, you can guess it from the name. और एक RCs का VARC होता है, verbal ability and reading comprehension. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट तीनों सेक्शंस होते हैं, तीनों के इंडिविजुअल कट ऑफ्स होते हैं, और इंडिविजुअल कट ऑफ इज अराउंड 85% है. और इनमें इस बार मेरे टाइम में 26, 24 और 23 रिस्पेक्टिवली, VARC 26, LRDI 24 एंड QA वाज 28, सॉरी. तो ऐसे क्वेश्चंस थे, और ईच क्वेश्चन 3+ मार्क्स और नेगेटिव -1 ऐसे ही रहता है, और 2 घंटे का एग्जाम. बहुत सही. तो आपने जून में स्टार्ट किया, तो एक सबसे क्लीशे टाइप का क्वेश्चन है जो हर टॉपर से पूछते ही हैं लोग, कितने घंटे पढ़ते थे? हम बहुत कम पढ़ते थे यार. मतलब क्या होता था ना कि घर पे वो लॉकडाउन है, तो बहुत सारा काम हो जाता था. एंड आई जनरली यूज टू स्टडी फ्रॉम 10 to 12, 10 PM to 12 PM. ठीक है, वो टाइम फिक्स्ड रहता था मेरा कि वो पढ़ना ही है. मतलब संडे भले ही ऑफ ले लेते थे कभी कभी, बट मंडे टू सैटरडे इट वाज 10 to 12 मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लेकिन देन द पीपल हु नो मी, दे नो मी दैट आई स्लीप बाय 10, 11. मतलब हम जग ही नहीं पाते हैं 10, 11 के बाद. तो वो भी मेरे साथ दिक्कत था, बट हाँ ठीक है, स्लीपी होके भी पढ़ते थे किसी तरह. और सुबह में क्या होता था कि कभी कभी टाइम निकलता था. मतलब मोस्टली इट इज अराउंड 2 hours और 1.5 hour. कभी वीकेंड्स में अगर फ्री है तो वो लंबा खींच लिए 3-4 घंटा. और कभी मतलब अगर जग गए रात में तो फिर 12 से लंबा खींच लिए. तो ऑन एन एवरेज आई कैन से इट वाज 3 to 4 hours ऑन एन एवरेज. मतलब कभी नहीं भी हुआ, कभी लंबा भी खिंच गया, कभी कभी मतलब सेम रूटीन में भी स्टक रह गए. तो 3 to 4 hours ऑन एन एवरेज. वाह, ये तो अच्छा. एक ऐसा बहुत फेमस सा सेइंग है ना कि कैट में जिनका इंग्लिश और एप्टी स्ट्रांग है उनको थोड़ा कम मेहनत में ही हो जाता है. हमको लगता है वही सीन होगा आपके साथ. कोई ऐसा एवरेज ऐसा सा है? नहीं है यार. हाँ? मैंने देखो, कैट का जो इंग्लिश सेक्शन होता है ना, मतलब दैट इज द VARC सेक्शन, वो जब कोई नॉर्मल इंसान पढ़ेगा, चाहे वो ICSE बैकग्राउंड से हो, चाहे वो CBSE से हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड से हो, ठीक है, तीनों के लिए वो अलग होगा. प्रोवाइडेड दैट यू आर अ गुड रीडर, लाइक यू आर अ कॉन्स्टेंट रीडर, तुम रेगुलरली रीड कर रहे हो किसी चीज को, तो तुम्हारे लिए हो सकता है इजी हो जाए. और किसी चीज को, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल्स, एडिटोरियल, स्टोरी बुक्स, गुड स्टोरी बुक्स, ये चेतन भगत वाला नहीं, थोड़ा अच्छा लेवल का, अरुंधति रॉय, ये सब का स्टोरी बुक्स. तो ये सब रीडिंग हैबिट्स जब रहेगा, जो कि मेरे में नहीं था. ठीक है, आई रेयरली यूज टू रीड आर्टिकल्स. हाँ, थोड़ा बहुत पॉकेट न्यूज पढ़ते थे, और जो टाइम, मतलब मेरा आदत था थोड़ा बिजनेस न्यूज पढ़ने का, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, बट वेरी रेयर, मतलब नॉट वेरी रेगुलर. ओके. तो ये सारा था. मतलब रीडिंग हैबिट्स तुमको इनकलकेट करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि RC जो होता है ना, दैट इज वेरी बोरिंग. वर्ड्स जो होगा, वोकैबुलरी जो होगा उनका, वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा ही होगा, जो कि लगेगा पता नहीं कौन सा इंग्लिश है इनिशियली. फिर जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे तुम यूज टू होते जाओगे, बट इनिशियली तुमको एकदम ही, चाहे तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुमको अलबेला ही लगेगा वो RC. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए इजी है, किसी के लिए हार्ड है. तो ये कैट एग्जाम नवंबर में होता है ना? हाँ, नवंबर, इस साल 25 नवंबर को है. अगला एक और जो कैट के साथ एक बात बोली जाती है कि बहुत महंगा है कैट, बहुत लोग इसीलिए छोड़ देते हैं. बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. देखो, प्रेपरेशन, इसीलिए कोचिंग नहीं ज्वाइन की मैंने, क्योंकि हमको वो रिस्क नहीं लेना था. पता है, अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते ना, तो एक अलग से प्रेशर आ जाता है कि यार इतना पैसा इन्वेस्टेड है, तो अब अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, कितना ही मतलब पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं. एंड द प्लस वाज कि उस समय, मतलब लास्ट ईयर फ्रॉम अप्रैल, आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस, ऑनलाइन ट्यूशंस. तो मैंने कुछ अराउंड 10,000 रुपए जमा कर लिए थे, जिससे मैंने सारे फॉर्म्स वगैरह भरे. ठीक है, माई पेरेंट्स डिड नॉट नो अबाउट दिस कैट अंटिल एंड अनलेस आई गेव कैट. उनको पता नहीं था कि हम कैट का प्रिपेयर कर रहे हैं. तो
सारा फॉर्म्स वगैरह मैंने भर दिया था खुद से। और जो प्रेपरेशन का पार्ट था, उसमें मतलब जब मैंने सर्च किया कि कितना क्या फीस है, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब सस्ते से सस्ता और मतलब सबसे अनजान कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी स्टार्टिंग प्राइस था 19,000। ठीक है, फॉर मतलब पूरा। और ये जो टेस्ट सीरीज था, तो टेस्ट सीरीज वॉज 2 टेस्ट सीरीज लिया था मैंने, एक 2000 का था और एक समथिंग अराउंड 1700। ठीक है, तो दिस वॉज समथिंग विच कुड हैव बीन अफोर्डेड, तो ये ले लिया और बाकी सब छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, टेलीग्राम के, फेसबुक के, वो सारी चीजों में मतलब इन्वॉल्व रहे, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते थे वहां पे, वो सारे में पार्टिसिपेट किया। बस वही चलता रहा। महंगा तो है यार, मतलब यू हैव टू कीप, मतलब इफ यू आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर कोचिंग, तो कम से कम 50,000 हाथ में रख के चलो, क्योंकि कोचिंग एक बार लोगे उसके बाद कुछ ना कुछ होता रहेगा। और फॉर्म्स जो इनके होते हैं, कैट के, जैट के, बाकी सारे जो एग्जाम्स हैं इससे रिलेटेड, सब फॉर्म मिला के तुमको मतलब ऑल इन ऑल आई थिंक इट विल कॉस्ट अराउंड 12,000। बिल्कुल, मेरा तो अगला महंगा तो सवाल है। यही था कि इसके फॉर्म्स के दाम भी बहुत हैं। और कैट का ही फॉर्म 2,000 का आता है, कैट का फॉर्म 2,000 का आता है। कैट 2000, गेट 1500 और सबसे सस्ता यूपीएससी 100। और मेहनत ऐसा कह सकते हैं और कि कैट में ऐसा वो वाला भी नहीं है सीन कि गेट में क्या है कि गर्ल्स हैव टू गिव 750 और बॉयज हाँ, का 1,500 है, लेकिन कैट में ऐसा नहीं है। कैट में लड़की और लड़कों दोनों को ही 2,000 देना होता है। ओके। और फिर आईआईएम का फीस भी सुने हैं बहुत महंगा रहता है। हाँ, आईआईएम देखो, एक आईआईएम का फीस इसीलिए कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैंक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस। मतलब अगर तुम आईआईएम जा रहे हो तो बैंक तुम्हारे घर आएंगे तुमको लोन देने, एंड यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। फिर वहां का प्लेसमेंट भी ठीक ठाक ही रहेगा, मतलब वर्स्ट प्लेसमेंट भी अगर होता है तुम्हारा, तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम कि तुम्हारा इंस्टॉलमेंट्स नहीं जा रहा है एजुकेशन लोन का, अभी तो अभी वो दिक्कत जस्ट नहीं आएगी। आपसे ये इंटरव्यू करने से पहले हम आईआईएम वाइजैक का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर रहे थे। हाईएस्ट वाज हम्म 28 एंड लोएस्ट वाज नियरली 12 10 लाइक दिस। तो ऑब्वियसली हम्म कोई हम्म दिक्कत आएगी ही नहीं, कैसे आ सकती है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वही है कि प्लेसमेंट तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा तो ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा एजुकेशन लोन जाने में। तो फीस का दिक्कत नहीं है, बट इनिशियली जो ये प्रिपरेशन वाला टाइम होता है उसमें तुमको थोड़ा पैसा इकट्ठा करके चलना पड़ेगा। तो कोचिंग क्या आप कहना चाहते हैं? कोचिंग मैंडेटरी है, नहीं है? नहीं नहीं, देखो, दैट इज टोटली ऑन यू। अगर तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं यू कैन प्रिपेयर, अगर तुम मतलब एकदम स्ट्रांग विल से, देखो, अगर कोचिंग नहीं ले रहे हो तो तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कि तुमको मटेरियल्स जुगाड़ करने पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल। कि कौन से बुक्स हमको सॉल्व करने हैं, कहाँ से सोर्स, किस सोर्स से हम पढ़ेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अरेंज फॉर। लेकिन अगर कोचिंग रहेगा तो ऐसा कुछ वो तुमको रामबाण नहीं दे देगा। ठीक है, दे विल जस्ट प्रोवाइड मटेरियल्स एंड दे विल जस्ट ईज इन योर वर्क कि चलो ठीक है जो भी है वो हम एक ही जगह समझा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज कोचिंग में समझाया जा रहा है वो बाहर से नहीं तुमको मिल सकता है। यूट्यूब इज अ वेरी गुड सोर्स एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा मतलब कोई बंदा है जिसके पास ठीक है पैसे का दिक्कत नहीं है और जिसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब अरेंज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, तो ही कैन ऑप्ट और शी कैन ऑप्ट फॉर कोचिंग, ओके। एंड इट इज नॉट नेसेसरी। और अगला जो क्वेश्चन हम लोग को सबसे ज़्यादा मिला था वो ये था कि कैट और आईआईएम के एडमिशन में 10th 12th और वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन का मार्क्स सब मिला के कॉम्युलेटिव रैंक बनता है। तो इसका कितना हाँ, रोल था? और आप क्योंकि फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस का तो क्या? फ्रेशर है तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसके कारण क्या हुआ कि आई एम रांची का वेट लिस्ट थोड़ा मतलब आई गॉट ऑफर फ्रॉम आई एम त्रिची, दैट इज तिरुचिरापल्ली, एंड आई एम रांची फॉर एचआर। ठीक है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन हमको ह्यूमन रिसोर्स लेना नहीं था। और वहां पे जो नॉर्मल पीजीपी जो था, जनरल मैनेजमेंट, उसमें वेट लिस्ट काफी लंबा है, जस्ट मतलब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस वर्क एक्स। तो वर्क एक्स का तो काफी रोल है, बट देन अगर तुम्हारा परसेंटाइल काफी अच्छा है, 99 90 मतलब 99.5, तो फिर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। स्टिल इट विल इफेक्ट इन द टॉप आईएम्स लाइक अहमदाबाद एंड बैंगलोर, बट बाकी अगर है
मतलब वर्केक्स है तो वहां पे भी दिक्कत नहीं होगी। एंड सेकेंडली द 10th 12th स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे तो पीआई कॉल्स भी नहीं आते हैं। मतलब आई नो अ बॉय हु हैड स्कोर्ड 98.7 परसेंटाइल और उसका 10th में परसेंटेज था 62 और 12th में था 51 या समथिंग ऐसा। तो उसका मतलब ये जो न्यू आईएम्स की कॉल ही नहीं आया, आईएम रांची वगैरह का कॉल ही नहीं आया उसको। उसको मतलब जम्मू का कॉल आया था, ये सारे मतलब न्यू आईएम्स के कॉल आए थे उसको। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये 10-12 का मार्क्स बहुत मैटर करता है, राइट? हाँ मतलब अगर 60-70 के रेंज में है तो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, लेकिन अगर 60 बिलो है, 50 बिलो है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आई ऑल्सो नो अ बॉय जिसका परसेंटाइल था 95 परसेंटाइल और जिसका 10th का था 62, 12th का था नहीं 10th का था 85, 12th का था 51 एंड ही गॉट इनटू आईएम रांची। ठीक है, तो डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ऐसा कुछ शुरू से माइंड मेकअप करके नहीं चलना है कि मेरा एग्जाम में मतलब 10th 12th अच्छा नहीं है तो मतलब पास होने चाहिए 10th 12th में, बाकी वो लोग देख लेगा अपना। मतलब बाकी यू कॉन्सेंट्रेट ऑन कैट एंड पीआई बस। ओके, कैट एग्जाम देने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ, जीडी भी हुआ था क्या? नहीं, इस बार जीडी नहीं हुआ था ऑनलाइन के कारण। तो पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए, कैसा रहा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे? पर्सनल इंटरव्यू में देखो, पहले तो प्रिपरेशंस होते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बकायदा कि क्यों आपको एमबीए ऑप्ट करना है, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए क्यों ऑप्ट करना है, हाउ विल यू लिंक दीज टू थिंग्स, योर ग्रेजुएशन एंड योर पोस्ट ग्रेड, एंड what are your future goals, what are your expectations from MBA। तो ये सारी चीजों मतलब मिला जुला के ये सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस पर्टिकुलर अंडरग्रेड कोर्स से तुम हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जैसे हम अगर सीएससी ब्रांच हैं तो आई विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम सीएससी। उसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर तुम इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजर हो, सो एंड सो कंडीशन है तो तुम उसमें कैसे रिएक्ट करोगे। फिर पर्सनल इंट्रोडक्शंस होते हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, क्या क्या आपने अभी तक अचीव किया है, ये सारी मतलब ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट यू, ऑल द थिंग्स व्हाट यू हैव डन एंड ऑल द थिंग्स यू आर विलिंग टू। ओके। अच्छा, ये बताइए मैम कि जब रिजल्ट आ गया फाइनली, आपको पता चल गया कि हाँ आईएम वाइजैक मिल रहा है, तो यूसेट टू आईएम वाइजैक, वो फीलिंग क्या था आपके मन में? यार इनिशियली जब नहीं आया था ये सब, तब बहुत एक्साइटमेंट था कि यार आई एम वाइजैक या आई एम रांची या जहाँ पे भी हो, यहाँ जाना है, मतलब काफी लंबा जंप होगा फ्रॉम यूसेट टू। लेकिन जब आ गया ना तब फिर उतना कुछ खास एक्साइटमेंट रहा नहीं कि मतलब मेनली द रीजन इज पहला कि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो आई एम नॉट फेसिंग द इंस्टीट्यूशन, तो उस रीजन से भी। और दूसरा कि वो बोलते हैं ना कि जिस एपेटाइट से आप खाने बैठते हो, खाने के बाद उस सेम एपेटाइट से आप नहीं उठते हो। तो जो चीज मिल जाती है उसके बाद बाकी सब लोग बहुत खुश हैं और हम उतना ज्यादा एक्साइटमेंट अब अभी नहीं है, मे बी कॉलेज जाने के बाद फिर वो एक्साइटमेंट रिवाइव हो जाए। बिल्कुल होगा मैम, वो 240 एकड़ का कैंपस है क्या, तो ब्यूटीफुल कैंपस है आईएम वाइजैक, ड्रीम कैंपस। तो जल्दी से आप ये भी बता दीजिए कि आपका बीटेक लाइफ कैसा था, यूसेट का रिव्यू, क्योंकि अब तो बचा नहीं है कुछ, अब तो। अच्छा ही था यार, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारी चीजों को देखा और बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, बहुत सारे सक्सेस भी देखे, बहुत सारे टीचर्स के साथ बहस भी हुई, बट ऑल इन ऑल इट वाज गुड। कुछ मतलब बताना इट चाहेंगे, वाज अ क्या बहस हुई, किनके साथ हुई, क्यों हुई, क्या उसका असर हुआ, ताकि सबको कुछ सीख मिले? नहीं, कुछ असर तो नहीं हुआ। मतलब जनरली एक बार बहस हुआ था गीता मैम के साथ, ठीक है, क्योंकि गीता मैम का स्टेटमेंट था, मतलब ये बात शायद फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की है। गीता मैम का स्टेटमेंट था कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, हमको मत सिखाओ। तो हम बोले मैम आप इतने बड़े कॉलेज की आप एचओडी हैं और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो दैट इज नॉट लाइक, मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन एक्सेप्ट। ये मैंने उनसे बोला नहीं, बट आई सेड समथिंग एल्स टू कवर इट अप। फिर अर्चना मैम ने वहां पे थोड़ा सा कवर अप किया और फिर हमको भेज दिया वहां से। बट दिस वॉज हर स्टेटमेंट एंड दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग।
ऑन माई पार्ट, क्योंकि उस समय हम भी फ्रेशर थे, शायद सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में थे। वाओ। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम कॉलेज, क्योंकि हम जहाँ से आ रहे थे ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेटिंग चीज हमने कभी देखा नहीं था लाइफ में। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उसके बाद फिर ऐसा कुछ खास बहस नहीं हुआ, बट एवरी टाइम देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन मी एंड आई थिंक रबेल सर ऑल्सो। ही ऑल्सो यूज टू पोक मी अ लॉट। पता नहीं क्यों उनसे, उनको क्या प्रॉब्लम था। यार ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम लोग ज्यादा इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाते हैं, मुझे भी 1 साल और रहना है अभी। हम्म। ठीक है मैम, तो ये नहीं नहीं, बत ऐसा कुछ और हाँ, बोलो बोलो हाँ, बोलो। ये बताइए कि बीटेक में तो दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो वो सबको, और फिर लॉकडाउन में ही दुनिया भर का डिस्ट्रैक्टेड थे हम लोग, पूरा लॉकडाउन वेस्ट किए हैं। तो आप कैसे खुद को मोटिवेट करके फिर ये कर पाए? मोटिवेट यही किया यार कि ना मेरा एक मतलब, हमको ना एक अच्छा सा बढ़िया सा लैविश सा घर चाहिए, ठीक है, अच्छा। अपने नाम पे। हाँ। तो दैट इज व्हाट आई यूज टू थिंक कि जब भी हम भी, ऐसा नहीं है कि आई डिड नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। कभी कभी मस्त वेब सीरीज खोल के बैठ जाना है, या फिर कुछ ऐसे रैंडम वीडियो चल रहा है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अचानक से 2 मिनट बाद लगता है कि यार वो घर का क्या होगा अब। तो फिर वापस से उसमें रिवाइव करना पड़ता है। अदरवाइज अगर तुमको डिस्ट्रैक्टेड, मतलब ये चीज तो जरूरी है कि कोई ऐसा कुछ इमेजिनरी ही चीज, चाहे जो भी हो, मतलब अचीवेबल हो, नॉन अचीवेबल हो, चाहे तुमको किसी ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ तुमको रहना है, या कुछ ऐसा होता है ना ड्रीम कि हमको उसी लड़के के साथ या उसी लड़की के साथ रहना है, उतना काबिल बन जाओ यार कि उठा के ले आओ उसको। तो वो सारी चीजों को भी तुम ड्रीम्स बना सकते हो अपना। तो दैट विल कीप यू। ये मोटिवेशनल वीडियो जो यूट्यूब पे रहते हैं ना, दिस विल नेवर मोटिवेट यू। कि तुम, या 1 घंटे का मोटिवेशन है जितने देर तुम उसको देख रहे हो, उसके बाद जैसे ही स्क्रीन ऑफ वैसे ही तुम्हारा माइंड ऑफ, कि चलो ठीक है वो बोल दिया, अब हमको वही करना है जो हमको पसंद है। तो इसीलिए तुमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ ये भी तो होता है कि जिसके साथ रहना है दोनों सेम लेवल पे हैं, एक ही जगह पे हैं, तो दोनों आगे कैसे सोचेंगे इससे? अरे तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी को, मतलब कोई एक ऐसा लड़का है जिसके साथ हमको रहना है, ठीक है। इफ आई अचीव समथिंग दैट इज, मतलब उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है मेरे अचीवमेंट को। अच्छा खासा 10-15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं अगर, तो वाई विल एनी वन ऑब्जेक्ट? हिज और हर पेरेंट्स विल ऑल्सो नॉट ऑब्जेक्ट, माई पेरेंट्स विल ऑल्सो नॉट ऑब्जेक्ट। तो वो चीज सोच के रखना है कि हमको उतना काबिल बनना है कि वो सारी ऑब्स्टिकल्स, वो जो फालतू का समाज का पचेड़ा होता है, वो आए ही नहीं। बिल्कुल, जितने लोग देख रहे हो ध्यान से ये पॉइंट को नोट कर लो कि पढ़ लो, कुछ कर लो, तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई गलत काम गलत नहीं बस रहेगा। वो गलत, कुछ गलत नहीं होता है हाँ, अपनी नजर में, वो गलत भी सही होता है। सही गलत होता है। मतलब डिपेंड्स अपॉन नजरिया टू नजरिया कि कौन कैसे देख रहा ओके मैम, और ये बताइए कि कोई ऐसा बच्चा है जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो है। कैट का प्रिपरेशन उसके लिए रिस्की हो जाता है कि वो भी कर सकता है? नहीं नहीं, क्यों रिस्की होगा, सेल्फ प्रिपरेटरी करो। और हम तो बोलेंगे कि अगर देखो, कैट का फॉर्म्स का जहां तक बात है, तो सिर्फ कैट दो यार, बाकी एग्जाम्स मत दो। मतलब जैट होता है, स्नैप होता है, एनएमआई, एनमैट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो तुम सिर्फ कैट पे फोकस करो। और एक 2,000 का फॉर्म आता है वो, उसके बाद टेस्ट सीरीज आते हैं, ठीक है। तो इनिशियली अगर किसी से तुमको हेल्प लेना है, कोई ऐसा बंदा है जो हेल्प, या हमसे अगर हेल्प लेना है तो ले सकते हो। वो हेल्प लेके तुम अपना आगे कर लो, फिर जब तुम्हारे पास होगा तो कर देना उसको रिटर्न, जिसको भी, जिससे भी ले हो। ये तो तो बहुत वो वैलिड सिर्फ पॉइंट। और सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ कैट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने का जरूरत है। बट ये है कि अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो तुम अपने डेडिकेशन से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कि तुम उस चीज को, मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं है, कोई वो प्रेशर, कभी कभी क्या होता है ना कि प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है लोगों को, कि यार हम पैसा दे रहे हैं तो हमको पढ़ना है। बहुत लोग इसलिए भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन वो आर्टिफिशियल प्रेशर तुमको अपने में बिल्ड करना है। तुमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम भी बहुत ज्यादा प्रेशियस है। ये जो 6 महीना अभी पार हो गया लॉकडाउन का, 7 महीना, और जो लोग इसमें कुछ नहीं किए,
उन लोग मतलब वो लोग अपने आप को बैठ के सोचो कि यार हम 6 महीना वेस्ट कर दिए, वो कुछ भी पैसा दे के हम वापस नहीं खरीद सकते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंसिडर योर टाइम एज वैल्यूएबल एज योर मनी। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब आप इंजीनियर हो, सीएस ब्रांच के हो, तो आप कोडिंग भी करते ही होगे, या कोडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था बहुत क्या? यार, थोड़ा बहुत अभी भी मेरा उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है फाइनल ईयर का। और उसी पे मतलब कोशिश है कि उसी पे आगे एमबीए में भी उसको कंटिन्यू करना है। ओके। यहाँ इट कमेंट इज ऑन बॉक्स में डेटा एनालिटिक्स। अभी से रिक्वेस्ट आने लग गया जो हम लास्ट के लिए बचा के रखे थे। ठीक है, तो हाँ, हम्म। कोडिंग पे बात कर रहे थे। तो मैम, जो लोग प्लेसमेंट ओरिएंटेड अपना पढ़ाई कर रहे हैं या कोडिंग में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो हम्म। उन लोग के लिए भी कुछ। देखो, सबसे पहले ना अपना एक इंटरेस्टिंग फील्ड, अपना अपने इंटरेस्ट का फील्ड चूज कर लो कि डेटा एनालिटिक्स में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। जो भी फील्ड तुमको फैसिनेट करता है उसको चूज करो और सिर्फ उसी में पढ़ो। लोग क्या करते हैं, जावा भी पढ़ लेते हैं, पाइथन भी पढ़ लेते हैं, एसक्यूएल भी सीख लेते हैं, मशीन लर्निंग भी सीख लेते हैं, तो इससे तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो लोग बोलते हैं कि 10 लैंग्वेज आना चाहिए, 12 लैंग्वेज आना चाहिए, अगर एक लैंग्वेज भी, अगर सी भी आता है, तो व्हाट यू विल सी कि सिर्फ सिंटैक्स बदल रहा है ना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लॉजिक तो वही है। पाइथन का सिंटैक्स अलग है कि सिर्फ प्रिंट करने से तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, सी में प्रिंट एफ दबाओगे और जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, राइट। तो सिर्फ सिंटैक्स बदलेगा, ओवरऑल एवरीथिंग इज सेम। तुम कोई भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन द मेन थिंग इज कि यू हैव टू सेलेक्ट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि हमको डेटा एनालिटिक्स में जाना है, कि मशीन लर्निंग में जाना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है। और फिर उसके ऊपर रिसर्च करो बाकायदा कि उस चीज में क्या जरूरत है। जैसे कि अभी प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन डेटा एनालिटिक्स, तो रिसर्च एवरीथिंग रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स कि तुमको कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा फायदा देगा, कौन सा डेटाबेस सबसे ज्यादा फायदा देगा, और बाकी सारे फ्रंट एंड्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस यू कैन यूज। ऑल दीज थिंग्स पहले जॉट डाउन कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बाद अपना प्रिपरेशन शुरू करो। ठीक है। ओके। तो हमको लगता है कि मेरे साइड का तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हमको आया था हम सब पूछ लिए। ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज यू कैन मैसेज। प्रोजेक्ट नेम, मैम आपका प्रोजेक्ट नेम क्या कौन सा है? देखो, मेरा प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो एनालिसिस पे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो उसमें हम जावा, सॉरी, पाइथन, एसक्यूएल और मतलब और टैब्यूला, ये टैब्यूला एक डेटा एनालिसिस टूल होता है, तो ये सारा चीज यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा एसक्यूएल का यूज नहीं है, बट इंडिविजुअली एसक्यूएल से भी ये बन सकता है और इंडिविजुअली तुम्हारा पाइथन से भी ये बन सकता है। एंड टैबुला इज जस्ट अ हेल्पिंग सोर्स। उसके बाद इसको फ्रंट एंड पे प्रेजेंट करने के लिए बाकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा वो सब यूज कर रहे हैं। रितिका पूछ रही है आपका स्ट्रीम कौन सा है आईआईएम वाइजैक में? अभी स्ट्रीम चूज नहीं होता है, ऐसे हमको फाइनेंस लेना है, बट फर्स्ट ईयर इज कॉमन फॉर ऑल, सेकेंड ईयर से स्पेशलाइजेशन होता है। तो हम MBA फाइनेंस करेंगे होपफुली। ओके, और कोई किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेरी अनआंसर्ड रहा हो तो पूछ सकता है। क्या होता है ना मैम, वैसे तो यूट्यूब पे दुनिया भर के टॉपर्स का वीडियो पड़ा हुआ है, मगर जब अपने में से अपने बीच से कोई उठ के वहां गया हाँ, हुआ रहता है तो उनका तो बात ज्यादा ज्यादा लोग कनेक्ट कर रिलेट कर सकते हैं। पाते हैं। वही। तो हम्म। ये सेशन डबल प्रोडक्टिव है इन कंपेयर टू कोई यूट्यूब वीडियो, मेरे हिसाब से। और ये तो किसी अब के मन तुम में कोई क्वेश्चन है तो वो आगे समझाओगे। कमेंट में पूछ सकते हैं। मैम, फ्री सोर्स कहाँ से एक्सेस करें? गूगल करो, टेलीग्राम ग्रुप्स है ज्वाइन करो। बहुत तुम टेलीग्राम पे लिखोगे कैट प्रिपरेशन 2021, ढेर सारे ग्रुप्स आएंगे। तुम गूगल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, ढेर सारे वीडियोस आएंगे। ग्रेड अप है, टाइम का जाता है, अन अकेडमी का बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज सर्च करते जाओ। पहले क्या करो, कैट के प्रॉपर प्लानिंग के लिए कैट का सिलेबस निकालो, उसको लिखो, प्रिंट आउट करो, जो भी करना है करो, और उसके अकॉर्डिंग टॉपिक सर्च करके पढ़ो। ठीक है, वो ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाओगे उसमें।
और मैम ये नेवर एंडिंग कंफ्यूजन जो होता है गेट और कैट, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? देखो, गेट और कैट दो बहुत डिफरेंट जोन्स है, ठीक है। कैट में तुम मैनेजमेंट कर रहे हो, गेट में तुम अपने स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हो। तो देखो, सिंपल सा बात है, अगर तुमको अभी पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, यू आर गेटिंग, मतलब अच्छा इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारे कोडिंग का, या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुमको अच्छा लग रहा है वो बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है तुमको। फॉर एग्जाम्पल, हमको डीबीएमएस बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। हमको डीबीएमएस अच्छा लगता था और हमको इसीलिए हम एसक्यूएल को कंटिन्यू किए। तो अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको तुम चाहोगे कि तुम जिंदगी भर उसको लेके चल सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर कैट, सॉरी, गेट। लेकिन इफ यू हैव दैट इनर फीलिंग कि तुमको लोगों से कनेक्ट करना है, ठीक है, लोगों के बीच में रहना है, और तुमको अपना एक नेटवर्क बनाना है, आगे जाके खुद कुछ क्या बोलते हैं उसको, जनरेट कर, मतलब यू हैव टू जनरेट सम अपॉर्चुनिटीज, या फिर तुमको उस पर्टिकुलर फील्ड में रहना है जहां पे तुम कुछ अच्छा पोजीशन होल्ड कर सको। सेम विथ गेट, ऑफ कोर्स पोजीशन होल्ड करने वाला बात दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ पे जो पोजीशन होल्ड करोगे, दैट विल बी रिलेटेड टू, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन योर नेटवर्क एंड योर पीपल। और गेट में जो पोजीशन होल्ड करोगे, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। तो अब ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है। तुम अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तुमको अच्छा लगता है बात करने में, नेटवर्क्स बनाने में, और यू लाइक कम्युनिकेटिंग विथ न्यू पीपल, न्यू पीयर ग्रुप, और तुम लोगों के बीच में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आप को, अगर ये सारी क्वालिटीज है, और नहीं भी है, अगर डेवलप करने का सोच रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कैट। क्योंकि कैट सिर्फ और सिर्फ तुमको, मतलब प्रिपरेशन ही, जब तुम पीआई का प्रिपरेशन करोगे ना, तो इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर में इवॉल्वमेंट होगा ना, मतलब यू विल इवॉल्व टू अ वेरी, लाइक, टू अ डिफरेंट लेवल। हम खुद में ये चीज देखे थे कि ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन ऑल्सो, एंड आफ्टर ड्यूरिंग दिस पीआई सेशन एंड ऑल, there was a lot of difference between before me and after me, राइट। सो ये सारी चीजें तुम लोग को खुद से बैठ के पूछनी होंगी कि किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस फील्ड में ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, वो फील्ड चूज करो। ओके मैम, अब जल्दी से आंसर करते जाइए। कैट के लिए कौन से सेमेस्टर हम्म। से प्रिपेयर करना चाहिए? जब जागो तब सवेरा, जब भी मन है, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। हम थर्ड, सिक्स सेमेस्टर से शुरू किए थे हम, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर से। कॉलेज एग्जाम? फिफ्थ नहीं, सिक्स सेमेस्टर। कॉलेज एग्जाम 10 दिन पढ़ के दे दो यार, ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें, रात में भी पढ़ के दे सकते हो। हाँ, 10 दिन तो आप बहुत बोल दिए। हाँ, 10 दिन बहुत ज्यादा है, सही में। मतलब मोस्टली हम 2 से 3 दिन ही पढ़े होंगे, हमेशा हमेशा। नहीं तो मेरा मार्क्स भी वैसा ही 2-3 दिन वाला ही है। अगर किसी को काफी ज्यादा मार्क्स लाना है तो 5-6 दिन पढ़ लो, मैम, एंड काफी आ रिजल्ट, जाएगा अच्छा मार्क्स। एंड रिजल्ट मैटर्स। हाउ टू टैकल निगेटिविटी? भाड़ में जाओ वाला सीन याद रखो, और दुनिया के लोगों से कम मतलब रखो। ट्राई टू बी, मतलब ऐसा लोगों को दिखाओ मत, लेकिन अपने अंदर सेल्फ सेंटर्ड बनना शुरू कर दो। क्योंकि जैसे जैसे तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे, अभी जब हम IIM वाइजैक जा रहे हैं, तो देर आर, मतलब वहां पे क्या होता है, 20 या 30% फ्रेशर्स मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड, ठीक है, बहुत सारा वर्क एक्स होगा उनके पास, बहुत सारा एक्सपोजर होगा। तो वो जो चीज होता है ना, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ ही जाना है, वो चाह के भी तुमको दे सकते हैं, ना चाहते हुए भी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा लगेगा कि यार उनको इतना ज्यादा आता है, हमको तो कुछ नहीं आता है। और द पीपल ऑल्सो दे आर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करोगे, कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, यू विल सी कि पीपल आर वेरी प्रोफेशनल। तो तुमको अपने अंदर वो चीज बिल्डअप करना पड़ेगा कि तुम काफी काबिल हो, ठीक है, तुम काबिल हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और दुनिया की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तुमको अगर लग रहा है, तुमको अगर खुद पे भरोसा है, तो तुम कुछ भी कर, ठीक है। तो वो भरोसा जनरेट करना पड़ेगा। और भरोसा कैसे जनरेट होगा? मेहनत से। अगर तुम 1 महीना मेहनत कर लेते हो, तो तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर वो अपने आप ही वो भरोसा आ जाएगा कि हम कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इनिशियल क्वेश्चन। स्टार्ट इज विथ मेहनत।
डज ब्रांच मैटर फॉर कैट? ब्रांच इन द सेंस कौन सा ब्रांच? CSIT। मतलब बीटेक का ब्रांच? हाँ, बीटेक। नहीं नहीं, तुमको बस अपने ब्रांच का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब पीआई में क्वेश्चंस पूछे तो बताओ, बट अदरवाइज इट डजंट मैटर। इंजीनियरिंग ही पूरा बर्बाद है यार, बहुत बर्बाद। सही बात है, तो कुछ भी कर लो, पूरा आउटडेटेड चीज बहुत चल रहा दिक्कत है। है इंजीनियर्स के लिए। बहुत इंजीनियरिंग में आउटडेटेड चीज चल रहा है, और बाहर जब जाओगे ना तो कोई इज्जत नहीं है। कैट वाले में ऐसा लगता है, अरे यार इंजीनियर आ गया, इसको तो नहीं लेना है। मतलब वो इंजीनियर्स को छांटते हैं कि कैसे इनको हटाया जाए, ओके, क्योंकि इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है। we will take one last question. 3-4 hours of dedicated study for 4 months, will it be okay for an average student? मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। डेडिकेटेड मतलब डेडिकेटेड, बैठ के किताब खोल के बैठोगे तो नहीं होगा। डेडिकेटेड, अच्छा देखो, ये 3-4 घंटे को तुम 10 घंटे में बदल सकते हो। कैसे? कि 3-4 घंटे तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके बैठो, सॉल्व करो, फॉर्मूलाज अपने से बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो जो ऑलरेडी अवेलेबल फॉर्मूलाज है उनको इम्प्लीमेंट करो। बाकी के जो 6 घंटे जो तुम और कुछ काम कर रहे हो, वो काम करते करते भी तुम सोच सकते हो। अब जैसे क्या होता था कि कभी किचन में काम कर रहे हैं हम, या कभी कुछ, मतलब इफ आई एम ड्राइविंग और गोइंग टू समवेयर, मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस समय तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए कि अरे यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। तो वो चीज तुमको खाते नहाते सोते हर समय सोचते रहना होगा। तो क्या होगा कि ये जो 3-4 घंटा ना, ये एम्पलीफाई हो जाएगा। ओके मैम, हमको लगता है कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम में चल रहे हैं, तो किसी का और कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया हो? हाँ, स्कूल और कॉलेज में मैम ब्राइट स्टूडेंट थी कि नहीं, उसका आंसर मैम ने कर दिया है। बहुत टॉपर थी यार, 95% इन 10, 90% इन 12, नेक्स्ट लेवल। तो मैम एक बहुत अच्छा सा रिक्वेस्ट पहले ही सृष्टि ने कर दिया था मेरा। आप हेलो, हेलो, मेरा आपको लेके वही मेमोरी है कि आप क्या तो सिंगिंग किए थे, और वो जज के साथ आपने जो अपने सुर ताल के साथ कन्वर्सेट किया था, दैट वाज रियली एपिक। तो क्यों ना आप ये सेशन को बहुत अच्छे तरीके से एंड किया जाए एक शानदार सा मेलोडी के साथ। तुम लोग ये बताओ, कुछ सजेस्ट करो क्या गाए, कुछ ऐसा, सजेस्ट क्योंकि करो, मेरे और दिमाग में मैम तो को कुछ कोई भी टफ से टफ सॉन्ग दे सकते हो। मैम नेक्स्ट लेवल सिंगर है, स्टेट लेवल प्राइज विनर है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये ज्यादा बोल रहा है। हम देखे हैं तो बोल रहे हैं ना मैम। कोई सॉन्ग किसी का कोई सजेस्ट करना चाहता है, किसी का डिमांड, तो आप ऊपर से ही कोई गा दो, लग जा गले या छाप तिलक। चलो लग जा गले ही गा देते हैं, ठीक है। हाँ, लग जा गले ही गा दीजिए। हमको मिले आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ये हर्ट्स बता रहा है, वंस मोर होना चाहिए क्या? कोई दूसरा गाना भी? चलो एक हम अपने मन से ही गा देते हैं। हाँ, आप अपने मन से ही गा दो। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे, जाओ हम
तो फिदा हम हैं। तौबा मेरी तौबा, ये भी क्या सितम है, कैसी जिद करने लगे, जाने क्या क्या सोचा सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने लगे। अरे सोचा है ये कि रात और दिन तुम्हें प्यार करेंगे हम, डरते हो क्यों जाने मन मेरे प्यार से। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे। वाह मैम, ये तो स्पीचलेस हैं हम क्या ही बोले, कुछ भी बोलेंगे तो कम रहेगा। जितने लोग होंगे सबका एक सांकेतिक स्टैंडिंग ओवेशन आपको मिल रहा है, मान के चलिए। अरे यार ऐसा नहीं है, इतना बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रो सिंगर है, बट चलो ठीक है, एक इवॉल्व अलग हो से जाएंगे आपका धीरे धीरे। सिंगिंग सेशन ही करना पड़ेगा, हमको लगता है जरूर ये डिमांड आएगा। एकदम, हम रेडी हैं इसके लिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत प्रोडक्टिव अरे सेशन था, वेलकम। हमको लगता है ये सब लोगों को बहुत कुछ पता चला होगा। बिल्कुल, और अगर किसी और को कोई और कभी भी किसी भी तरह का डाउट होता है रिगार्डिंग टैग, तो दे कैन पर्सनली कम अप टू मी, आस्क मी एनीथिंग, जो भी हेल्प होगा हम कर देंगे, जो भी हेल्प हमसे हो आपका सकेगा। आपका इंस्टा हैंडल यहाँ मैसेज में कमेंट कर देते हैं लोग, उससे आपको हाँ सर्च कर हाँ, लेंगे।